Hello, Congrat family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम का सेमेस्टर 4th का जो आपका अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका फर्स्ट टॉपिक। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको जो भी सेमेस्टर 4th का अकाउंट्स का सिलेबस एंड पेपर पैटर्न है वो मैंने आपको बता दिया था कि क्या डिटेल सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स हम जो है अकाउंट्स के सेमेस्टर 4th के सिलेबस में कवर करेंगे, ठीक है। एंड पेपर पैटर्न आपका किस टाइप का होगा, कितने क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, ठीक है। एंड आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है एंड जो भी वीडियो है, जो भी टॉपिक्स हैं, हम अकॉर्डिंगली सारे कवर करने वाले हैं। सो यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है एंड हेयर इज अवर फर्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स एंड जो भी टॉपिक्स हैं हम उनको आज कवर करेंगे। सो जो भी फर्स्ट टॉपिक है उसको हम आज कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स, ठीक है। जैसे कि हमारा जो सिलेबस है उसमें 5 यूनिट्स हैं, ठीक। 5 यूनिट्स में से हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट। सो वो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं एंड क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। सो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, शेयर्स, शेयर कैपिटल एंड फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन एंड किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सो उसमें बैलेंस शीट का भी था। सो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड यहाँ पर हम शेयर्स के बारे में और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि क्या होती है कंपनी, ठीक है। कंपनी इज अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी क्या होती है? एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। इट इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर एंड मैनेज्ड बाय डायरेक्टर्स। ये आपकी कंपनी की एक तरीके से आप देखें कि डेफिनेशन एंड फीचर सारी चीजें इसी में आ जाती हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है कि क्या होती है कंपनी। सबसे मेन पॉइंट जो है वो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, किसके द्वारा बनाई गई होती है, क्रिएट की गई है लॉ के द्वारा। एंड इसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी कंपनी है वो जब बनाई जा रही है तो उसका जो भी फॉर्मेशन है वो लॉ के थ्रू बनाया जा रहा है, ठीक है। सो लॉ के थ्रू बनाया जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई कंपनी बनाई जाती है एंड उसको जो है कुछ टाइम के बाद बंद कर दिया जाए। उसका मतलब है कि वो परमानेंट एग्जिस्टेंस उसका होगा। एंड यहाँ पर परपेचुअल का मतलब है परमानेंट, ठीक है। परमानेंटली चलती रहेगी वो, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आपको 10 साल बाद ये कंपनी बंद कर देनी है, 20 साल बाद बंद कर देनी है, ठीक है। कंटिन्यूअसली वो चलती रहेगी। एंड कॉमन सील होती है। कॉमन सील ऐसी होती है जैसे कोई भी पर्सन है उसका सिग्नेचर होता है, जैसे कोई भी पर्सन है उसका सिग्नेचर होता है, साइन होता है, उसी तरीके से जो हमारी कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सो इसकी सील होती है कॉमन सील, ठीक है, जिसको हम कंपनी का सिग्नेचर बोलते हैं, ठीक। इट इज ओन्ड बाय, ओन्ड किसके द्वारा होती है? शेयर होल्डर्स के द्वारा एंड डायरेक्टर्स के द्वारा मैनेज होती है। शेयर होल्डर्स को हम ओनर भी बोलते हैं क्योंकि इनके द्वारा ही जो कंपनी होती है वो ओन्ड होती है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट देख लेते हैं कि कंपनी की डेफिनेशन क्या है। जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें सेक्शन 220 में क्या दिया गया है कंपनी के बारे में। अ कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड and registered under the act or under any previous companies act। मतलब कंपनी किसको कहा जाएगा कि कोई भी कंपनी जो बनी हुई है एंड रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के अंदर, उसको हम कंपनी कह सकते हैं। इट मीन्स कि जो भी कंपनी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मेन पॉइंट क्या है कि वो रजिस्टर होनी चाहिए कंपनीज अकाउंट में, ठीक है। सो कंपनी क्या होती है? बेसिकली कंपनी हमारी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है
एंड जिसको लॉ बनाता है और उसका रजिस्टर होना कंपनीज अकाउंट में कंपलसरी है। सो ये हो गया हमारा कंपनी क्या होती है। देन हम देखेंगे फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो अभी मैंने आपको बताया कि जो भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई उसमें जो भी पॉइंट्स है वो सारे हमारे उसके फीचर आ जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज रजिस्टर्ड। अभी मैंने बोला कि जो कंपनी है वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर एनी कंपनी, ठीक है। एंड कंपनी जब बनती है तो उसका कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होना जरूरी है और इस प्रोसेस को हम इनकॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बिना इनकॉर्पोरेशन के कोई भी कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती, इसलिए रजिस्टर होना जरूरी है। देन नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का यहाँ क्या मतलब है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए बोला गया है जो कंपनी है वो क्या कर सके, उसके पास पावर है किसी भी चीज को एक्वायर करने की, होल्ड करने की, किसी भी चीज को सेल करने की, एंड कोई भी एग्रीमेंट है, लीगल एग्रीमेंट है, एंड या फिर कोई केस फाइल करना है, ठीक है। सो यहाँ पर इसको आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा गया है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो क्या कर सकता है, किसी भी चीज को होल्ड कर सकता है, सेल कर सकता है किसी प्रॉपर्टी को, एंड कोई भी केस है वो फाइल कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है क्योंकि ये क्या करती है, कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, केस फाइल कर सकती है, एंड इसका जो अकाउंट होता है वो अलग से बनता है। देन थर्ड वन इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब लॉ की नजर में लीगली इसकी जो पहचान होती है कंपनी की वो अलग होती है। सेपरेट का मीन्स अलग होती है। जैसे हम अगर माने कि जो ओनर है और जो कंपनी है वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, ठीक है। कंपनी जो है वो एकदम अलग चीज है एंड ओनर जो है वो अलग चीज है। सो अगर ओनर या पार्टनर, कोई भी हम कहें कि ओनर या पार्टनर कंपनी का जो है वो चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, उससे कंपनी पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे मान लो कोई पार्टनर रिटायर हो गया, कोई पार्टनर की डेथ हो गई, वो छोड़ के चला गया, ठीक है, उससे कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पर कंपनी जो है वो एकदम अलग होती है, कंपनी के सारे अकाउंट्स अलग होते हैं ओनर के अकाउंट से एंड पार्टनर के अकाउंट से, ठीक है। सो इसकी जो है एक अलग एंटिटी होती है, अलग पहचान होती है। Then fourth one is perpetual succession. As I said, perpetual means permanent. ठीक है, perpetual का मतलब क्या है, परमानेंट सक्सेशन की जो कंपनी क्रिएट की जा रही है, ठीक है, जो भी कंपनी क्रिएट की जा रही है वो ऐसे नहीं क्रिएट होती कि कंपनी जो है वो 5 साल के लिए बनी है, 5 साल बाद बंद हो जाएगी, या 10 साल के लिए बनी है, 10 साल बाद बंद हो जाएगी, 20 साल के लिए बनी है, 20 साल बाद बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो कंपनी बनती है वो जो बिजनेस स्टार्ट होता है वो ये सोचकर स्टार्ट होता है कि ये परमानेंटली एग्जिस्ट करेगा एंड लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि कोई भी कंपनी है उसको इस तरीके से बनाया जाए कि वो एक टाइम के बाद आके बंद हो जाएगी, ठीक है। कंपनी का एग्जिस्टेंस एकदम अलग होता है, ना ही उस पे किसी चीज का फर्क पड़ता है। जैसे अभी हमने पार्टनर का लिया, कोई भी पार्टनर है वो रिटायर होता है, एडमिट होता है, उससे कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होता है एंड जो कंपनी होती है वो सेम चलती रहती है। देन नेक्स्ट है हमारा कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब कि कोई भी कंपनी है सो उसका जैसे किसी पर्सन का सिग्नेचर होता है, ठीक है, साइन होता है, उसी तरीके से कोई भी कंपनी है उसका अपना अलग एक साइन होता है, ठीक है। जैसे कंपनी का नेम है उसी तरीके से उसका साइन होता है, कॉमन सील होती है, जिसको कंपनी के सिग्नेचर की तरह यूज किया जाता है। जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं उस सब में जो है वो सील यूज की जाती है और अटैच की जाती है, ठीक है। देन ये हो जाएंगे हमारे फीचर्स ऑफ कंपनी। रजिस्टर होनी चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इसकी, परपेचुअल सक्सेशन होता है एंड कॉमन सील होती है। ये पॉइंट है फीचर्स ऑफ कंपनी। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, किन पार्ट्स में डिवाइड हुई है, कंपनी हमारी कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। देन फर्स्ट वन है हमारी चार्टर्ड
स्टैचुरी एंड रजिस्टर्ड, ठीक है। चार्टर्ड एंड स्टैचुरी जो है उसमें हमारे कोई भी फर्दर डिवीजन नहीं किया गया है यहाँ पर। एंड जो रजिस्टर कंपनी है, जैसे अगर हम अभी कंपनी की बात कर रहे हैं जो रजिस्टर हुई हुई है कंपनीज एक्ट में, सो वो कितने टाइप की है उनका फर्दर डिवीजन किया गया है यहाँ पर। सो फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी होती है, जो भी 1% प्राइवेट पब्लिक स्मॉल कंपनी होती है वो सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी वाली कौन सी होती है, लाइबिलिटी वाली होती है जो गारंटी लिमिटेड होती है, ठीक है, जिसमें गारंटी दी गई होती है, वो वाली आ जाती है हमारी लाइबिलिटी में। देन नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल वाली कौन सी होती है, जिसमें कोई फॉरेन गवर्नमेंट होल्ड करती है किसी स्टैचुरी को, ठीक है। एंड अदर्स में हमारी कौन सी आ जाती है, लास्ट वन है हमारा अदर्स। तो अदर्स में आती है हमारी इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेडिंग प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, ठीक है। सो ये 4 टाइप हो जाएंगे हमारे रजिस्टर्ड कंपनी, मतलब जो रजिस्टर होती हैं कंपनीज एक्ट में, वो कौन कौन से टाइप की कंपनीज होती हैं। बहुत तरीके की कंपनीज यहाँ पर गिवन है आपको। एंड ये क्लासिफिकेशन जो है आपको देखना है कि रजिस्टर्ड कंपनी में कौन कौन सी होती है। देन नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अभी हमने देखा कि कंपनी क्या होती है, अब यहाँ पर है कि जो कंपनी है वो कैसे बनती है, फॉर्मेशन कैसे होता है उसका, ठीक है। अगर आपको अपनी कंपनी खोलनी है तो कैसे खोलोगे, ठीक। सो कंपनी इज जनरली फॉर्म बाय प्रोमोटर्स। कैसे बनती है, प्रोमोटर्स बनाते हैं। प्रोमोटर कौन होते हैं, प्रोमोटर इज अ पर्सन हु कंसीव अ बिजनेस आइडिया and to bring it into reality he take initiative to form and register the company। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि कोई प्रमोटर है वो कंपनी को बनाता है। अब प्रमोटर हम किसको कहेंगे कि कोई एक पर्सन जिसके दिमाग में बिजनेस आइडिया आता है एंड वो उस आइडिया को रियलिटी में करने की कोशिश करता है और इनिशिएटिव मतलब फर्स्ट स्टेप लेता है उसको एक्शन में करने के लिए एंड उस कंपनी को रजिस्टर कराता है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पर्सन है सोहन, ठीक, एंड इनके दिमाग में आइडिया आता है कि मुझे जो है वो क्लॉथ्स की कंपनी खोलनी है, ठीक है। एंड यहाँ पर इनके दिमाग में जो आइडिया आया उसको ये रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए अपनी कंपनी खोलते हैं, उसका पूरा प्रोसेस देखते हैं एंड उसको रजिस्टर कराते हैं, ठीक है। रजिस्टर कराने के लिए इनको क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं वो सारी हम देखेंगे। एंड जब बिजनेस स्टार्ट करना है, कंपनी रजिस्टर हो गई, सो वो हम कहेंगे कि ये फॉर्मेशन हुआ किसी भी कंपनी का, ठीक है। सो क्या क्या स्टेप्स होते हैं फॉर्मेशन में, किस तरीके से बनती है वो देखेंगे हम। फर्स्ट वन इज नेम। देखो जब आपने कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आया, आपने उसको एक्शन में करने का सोचा एंड जब आप कंपनी स्टार्ट करोगे कोई भी, सो उसमें क्या होगा, आप जो भी कंपनी बना रहे हो सो सबसे पहले क्या करोगे, उसका नाम रखोगे। नेम का मतलब नाम रखोगे, कंपनी का मतलब यहाँ पर कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्टर जब होगी कंपनी तो वो किसी नेम से ही तो होगी कि हमारी इस नेम से कंपनी रजिस्टर करनी है। विदाउट नेम कोई कंपनी रजिस्टर नहीं होगी। आप ऐसे क्या बोलोगे कि हमारी कंपनी किस नाम से रजिस्टर होनी है, ठीक है। सो सबसे पहले नेम डिसाइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम MOA और AOA बोलते हैं, ठीक है। सो नेम करने के बाद जो प्रमोटर होता है वो क्या करता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाता है एंड उसको सबमिट करता है रजिस्ट्रार ऑफ। देन नेक्स्ट है हमारा फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट है उनको फिल करना। जैसे डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या फिर कोई एफिडेविट है या एड्रेस है रजिस्टर ऑफिस का कि कहाँ पर होगा जो ऑफिस है, या हर चीज की फर्स्ट डायरेक्टर की डिटेल, वो सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। अभी मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी फॉर्म होती है सो उसको हम क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कब मिलता है, जब कोई भी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। रजिस्टर होने के बाद
इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है। एंड इसका मतलब है कि जब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया किसी भी कंपनी को तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, यानी कि वो कंपनी जो है वो स्टार्ट हो सकती है। मतलब जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, अगर रजिस्ट्रार सारे रिसीव कर लेता है देन उस कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रिसीव हो जाता है। एंड जब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रिसीव हो जाता है तो वो बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। सो ये होता है हमारा फॉर्मेशन की किस तरीके से हमारी कंपनी स्टार्ट होती है, बनती है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखेंगे हम शेयर्स। अब शेयर क्या होता है? शेयरिंग इज केयरिंग, सुना होगा आपने, है ना। सो शेयर का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कि किसी भी पार्ट का एक हिस्सा, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है ये कि शेयर का मतलब क्या है, जैसे ये पूरी हमारी कंपनी है एंड इसमें से इसका एक हिस्सा ये है, सो ये इसका क्या हो जाएगा? शेयर हो जाएगा, ठीक। सो शेयर क्या होता है? शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर को हम कह सकते हैं कि जो भी शेयर कैपिटल है कंपनी की उसका छोटा सा एक हिस्सा, ठीक है। जैसे हम मानते हैं कि ये पूरी कंपनी है एंड इस पूरी कंपनी की शेयर कैपिटल जो है वो 15 लाख है, ठीक है। पूरी जो शेयर कैपिटल है वो 15 लाख हो जाएगी। सो यहाँ पर इसका जो ये शेयर है हमारा, हम देख रहे हैं 1/3 पार्ट है शेयर का, ठीक है। सो 1/3 पार्ट, इसका मतलब एक जो पार्ट है यानी कि एक जो शेयर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 लाख रुपए, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट पार्ट का मतलब ये है स्मॉलेस्ट पार्ट का मतलब ये है कि एक शेयर जो है वो कितने रुपीज का है उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है। एंड जो टोटल कैपिटल है यानी कि टोटल जितने शेयर्स हैं कंपनी में वो सारी उसकी टोटल शेयर कैपिटल हो जाएगी। शेयर आर कंसिडर एज मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर्स को क्या माना गया है? मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि शेयर्स जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, मूव कर सकते हैं एंड कैन बी ट्रांसफर्ड एज पर प्रोसीजर लेड डाउन इन आर्टिकल ऑफ द कंपनी। जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है या आर्टिकल कंपनीज के जो आर्टिकल हैं उसमें जो प्रोसीजर दिया गया है उसके थ्रू हम शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। Each and every share has a predetermined value which is called face value। यानी कि हर एक शेयर जो है उसकी पहले से एक फिक्स की हुई वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। जैसे कोई कंपनी है, मान लो ये XY कंपनी है, उसकी शेयर कैपिटल है एंड इन्होंने डिसाइड किया है कि हमारा एक शेयर जो है वो 10 रुपीज का होगा, ठीक है। सो ये 10 रुपीज क्या हो जाएंगे? एक शेयर की फेस वैल्यू हो जाएगी। यहां पर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 284 से आपको डेफिनेशन दी हुई है शेयर्स की। देखो, जब भी आप डेफिनेशन लिखते हो तो उसमें ये चीज लिखनी बहुत जरूरी है कि वो डेफिनेशन कहाँ दी गई है, ठीक है। एंड अगर आप इसमें सेक्शन लिख देते हो सो सेक्शन में क्या होगा? आपके मार्क्स थोड़े से और इंक्रीज हो जाते हैं। सो ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हो देन उस डेफिनेशन को कहाँ दिया गया है वो लिखना जरूरी है। A share in the share capital of a company and include stock except where distinction between stock and share is expressed or implied। यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक शेयर जो है शेयर कैपिटल कंपनी की जो होती है उसमें होता है एंड इसको जो है हम स्टॉक में इंक्लूड करते हैं, बट जहां पर स्टॉक और शेयर अलग अलग उसमें डिस्टिंक्शन दिया हो वहां पर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड होता है, ठीक है। सो क्या बोला गया है कि एक शेयर जो है वो एक छोटा सा हिस्सा है पूरी शेयर कैपिटल का, कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसकी पूरी शेयर कैपिटल का एक हिस्सा है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा शेयर क्या होता है। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ शेयर। शेयर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर एंड सेकंड वन इज प्रेफरेंस शेयर। दो टाइप के शेयर्स होते हैं आपके, दो टाइप के शेयर्स होते हैं आपके। फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर एंड सेकंड वन इज प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। सो इक्विटी में आपका कोई सब डिवीजन नहीं है एंड प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड है कि किस किस टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ठीक है। सो प्रेफरेंस शेयर आपके होते हैं कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल।
देखो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनको हम ओनर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस भी मैं आपको कराने वाली हूँ कि इक्विटी में एंड प्रेफरेंस में क्या क्या डिफरेंस होता है। एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या है यहाँ पर कि जिसको प्राथमिकता दी जाए, जिसको प्रायोरिटी दी जाए, ठीक है, वो प्रेफरेंस होता है कि फर्स्ट नंबर पे जिसको रखा जाए वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक। सो ये हो जाएंगे हमारे टाइप्स ऑफ शेयर की कितने टाइप के शेयर होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है? द कंपनी मेंटेन अ शेयर कैपिटल अकाउंट इन इट्स बुक रिप्रेजेंटिंग अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम ऑल शेयर होल्डर्स। जैसे यहां पर अगर हम बनाएं कि ये टोटल शेयर कैपिटल है एंड ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। सो यहां पर एक शेयर होल्डर ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा जिसने इसको ली होगी। तो शेयर होल्डर क्या होते हैं? जो जिनके पास शेयर होते हैं कंपनी के, उनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं, ठीक है। जो भी अमाउंट शेयर होल्डर के पास है तो कंपनी की वो सारी शेयर कैपिटल होती है, ठीक। जो कंपनी का शेयर कैपिटल अकाउंट है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है? जो जो शेयर होल्डर्स से आया है। जैसे अब मान लो कंपनी की कैपिटल अभी हमने मानी थी कि 15 लाख है, ठीक है। अब 15 लाख में 10 रुपए का एक शेयर बेचा है। देन अगर मान लो कि कोई भी शेयर होल्डर है एक्स, उसने 10 शेयर खरीदे, देन 10 शेयर उसने कितने खरीदे होंगे? 100 रुपए के, क्योंकि 10 रुपए का एक शेयर है, 10 शेयर खरीदे तो 100 रुपए के हो गए। अब उसको 10 शेयर कंपनी के मिल गए एंड उसने वो 100 रुपए कंपनी को दे दिए। तो कंपनी को जो ये 100 रुपए मिलेंगे वो उसके शेयर कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल कितने टाइप की होती हैं, कि कैपिटल जो है हमारी, यहां पर शेयर कैपिटल की बात कही गई है, तो कैपिटल कितने टाइप की होती है। सो फर्स्ट वन इज ऑथोराइज्ड। ऑथोराइज्ड को हम रजिस्टर्ड या नॉमिनल भी बोलते हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड कैपिटल या फिर हम कह सकते हैं नॉमिनल कैपिटल, ये इसके नेम होते हैं कि नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल को। देन नेक्स्ट है हमारा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, सो फर्स्ट वन क्या थी हमारी? रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब वो कैपिटल जो जब कंपनी फॉर्म हुई थी तो कंपनीज एक्ट में जो रजिस्टर कराते हैं कंपनी नेम, उसमें कितनी लिखाई गई थी, ठीक है, वो रजिस्टर्ड होगी। अब मान लो अगर रजिस्टर्ड हमारी 20 लाख है, ठीक है, 20 लाख रजिस्टर कराई थी कंपनी की कैपिटल, तो वो रजिस्टर्ड कैपिटल हो गई। सो इशूड कैपिटल क्या होती है? इशूड कैपिटल होती है जो पब्लिक को ऑफर की जाए सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। जो मान लो जैसे 20 लाख की कैपिटल लगा के वो कंपनी फॉर्म हुई है, तो अब ये 20 लाख के छोटे छोटे शेयर्स करके लोगों को बेचे जाए एंड उनसे पैसा लिया जाए, ठीक है, तो वो हो जाएगी इशू की, पब्लिक को इशू की गई जो कैपिटल, ठीक। सो देखो यहां पर अगर ऑथोराइज या रजिस्टर्ड 20 लाख है, देन कोई भी कंपनी इसका कोई पार्ट या इसको फुल्ली इशू कर सकती है, ठीक है। 2 केस है, या तो इसका कोई पार्ट इशू कर सकती है, मतलब 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, ठीक है, या फिर पूरे के पूरे 20 लाख इशू कर सकती है। बट ऑथोराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल से ज्यादा इशू नहीं कर सकती, ठीक है। रजिस्टर्ड कैपिटल से ज्यादा इशू नहीं कर सकती। देन नेक्स्ट है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब फर्स्ट था रजिस्टर्ड, देन इशू कितने किए, उसके बाद है सब्सक्राइब। मान लो 20 लाख की जो है वो रजिस्टर्ड कैपिटल थी एंड जो इशू किए वो इशू कितने किए हैं? 10 लाख इशू कर दिए, ठीक है, कि कंपनी को 10 लाख की जरूरत है एंड 10 लाख के शेयर इशू कर दिए पब्लिक को। सो 10 लाख में से जितने लोग उसको खरीदेंगे वो हो जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। 10 लाख में से 8 लाख लोगों ने जो है वो खरीद लिए उसके शेयर्स, तो वो हो जाएगी सब्सक्राइब कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? देखो कंपनी की जो कैपिटल होती है जो इशू करती है, जैसे हमने यहाँ पर माना था 10 रुपए का एक शेयर, ठीक है, तो ये 10 रुपए का जो शेयर होता है उसको कुछ इंस्टॉलमेंट में जो भी पब्लिक है उससे लिया जाता है। फर्स्ट होती है हमारी एप्लीकेशन, ठीक है, एंड फर्दर इंस्टॉलमेंट होती है अलॉटमेंट एंड कॉल्स, ठीक। तो जो कॉल कर रही है कंपनी
पैसे के लिए जो भी शेयर होल्डर है तो उसको हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, जो कॉल करती है कंपनी, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारी पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कौन सी होगी? जो अमाउंट रिसीव होगा जो भी कॉल की है कंपनी ने। जैसे मान लो 8 लाख लोगों ने जो है वो शेयर खरीदे थे, सब्सक्राइब किए थे। अब कंपनी ने उन सारे 8 लाख लोगों को कॉल किया पेमेंट के लिए। अब उसमें से मान लो 50,000 जो है वो पैसा नहीं दे रहे हैं और बाकी ने पे कर दिया है, तो पेड अप कैपिटल इसकी कितनी हो जाएगी? 7,50,000, ठीक है। सो पेड अप कैपिटल हो जाएगी यहाँ पर 7,50,000। आई होप ये सारी आपको समझ में आई होंगी, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। ऑथोराइज्ड कौन सी होती है? रजिस्टर जो करवाई। देन इशू जो कंपनी ने इशू की लोगों को, शेयर होल्डर्स को खरीदने के लिए। एंड थर्ड है सब्सक्राइब, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया। देन कॉल की कंपनी ने अमाउंट के लिए, लोगों ने जो पब्लिक है उन्होंने जो पे किया है अमाउंट वो। ये पांचों टाइप की हमारी कैपिटल होती है। पेड अप कैपिटल इज द लास्ट। देन नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये आपकी वर्टिकल बैलेंस शीट है। इसको मैंने जो है यहाँ पर अच्छे से, बहुत छोटा छोटा दिखता इस वजह से अच्छे से दिख नहीं पाता, इस वजह से मैंने इसको ऐसे कर दिया है। एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले इक्विटी लायबिलिटी है। देन उसके बाद जब आपका यहाँ इक्विटी लायबिलिटी का टोटल हो जाता है उसके बाद आपके एसेट स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो मैंने इसको इधर साइड कर दिया है, आप लोगों को आई होप अच्छे से दिख रहा होगा। एंड यहाँ पर फर्स्ट वन हमारा क्या है? शेयर होल्डर्स फंड आ जाता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस। ये आपके, ठीक है, तीनों चीजें आ गई। इसमें जो आपका शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है एंड याद करनी है कि कौन कौन सी लायबिलिटीज होती हैं, कौन कौन से एसेट होते हैं, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं उसमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, यहाँ पर आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होती है? जो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, यानी कि 1 साल से ज्यादा के लिए जो हमें पे करनी है, ठीक है। एंड देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म प्रोविजन। देन है हमारी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कौन सी होती है? जो विद इन 1 ईयर हमें पे करनी है, शॉर्ट टाइम में पे करनी है, वो करंट लायबिलिटी हो जाएंगी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गई, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसमें हमारा टैक्स जो आता है, ठीक है, टैक्स आ जाएगा। सो ये आपकी लायबिलिटी साइड हो जाएगी एंड ये आपका इक्विटी हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं आपके एसेट्स। नॉन करंट एसेट कौन से होते हैं? जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जैसे फिक्स्ड एसेट। सो फिक्स्ड एसेट में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे? टेंजिबल, इनटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। टेंजिबल में जैसे जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट जैसे मशीनरी, ठीक। एंड इंटेंजिबल में क्या आ जाएंगे? जैसे गुडविल हो गई, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारे हमारे इंटेंजिबल में आ जाएंगे। एंड देन है हमारा नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, यहाँ नॉन करंट एसेट आ जाएंगे। एंड डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, अदर लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म जो हमें ज्यादा टाइम के लिए हो, ठीक है, 1 साल से ज्यादा के लिए हो। देन है हमारा करंट एसेट, ठीक है, जिसको हम विद इन 1 ईयर जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज यानी कि हमारा स्टॉक जो होता है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट। ये आपकी वर्टिकल बैलेंस शीट है जो स्केड्यूल 3 में दी गई है, ठीक है। सो ये बैलेंस शीट आपको लर्न करनी है क्योंकि कंपनीज अकाउंट में आपको यही बैलेंस शीट बनानी है, जो भी जर्नल एंट्री बनानी है वो मैं आपको कराऊंगी। एंड बैलेंस शीट में कौन कौन से एसेट एंड कौन कौन सी लायबिलिटीज आनी है वो आपको लर्न करना है, ठीक है। सो ये फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से देखना है एंड लर्न करना है। देन यहाँ पर हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो गई है एंड शेयर्स के और शेयर कैपिटल के बारे में और हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड जो है शेयर्स के बारे में पढ़ा कि शेयर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं एंड शेयर कैपिटल क्या होती है। फॉर्मेट देखा हमने बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स करने वाले हैं शेयर्स के ही कि क्या होते हैं शेयर्स, ठीक है।
सो उसको मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाली हूँ, एंड वो भी मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाली हूँ। यहाँ से आपके थ्योरी के क्वेश्चन बनेंगे, सो आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी है एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।